दोस्तों 1 से 20 तक तत्वों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। फिर भी एग्ज़ाम के बेसिस से अपन बात करें तो इस वे में भी अपने को सोचना पड़ेगा। जैसे तत्व या एलिमेंट के बारे में तत्व वर्ड या शब्द सबसे पहले किसने दिया? रॉबर्ट बॉयल ने। इसकी परिभाषा किसने दी? लेवोसियर ने। अब इतनी बातें अपन कर चुके हैं। अपने पढ़ने की अप्रोच अब ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही नाम आया लेवोसियर आपको क्लिक करना चाहिए कि अच्छा, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री दोनों किसको कहा जाता है? लेवोसियर को। इसी वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता न ही नष्ट होता है। या यूँ कह सकते हैं अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। और इस नियम की व्याख्या किसके सिद्धांत के द्वारा? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता था कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, बस उनमें आपस में रिएक्शन हो जाती है, अभिक्रिया हो जाती है। नया न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। इसी वजह से तो द्रव्यमान का संरक्षण रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। एक बात दोस्तों मैंने ये भी बोली थी कि रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन के लिए या संतुलन जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, मास कंजर्वेशन थ्योरी पर। तो इस अकॉर्डिंग अपन सोचेंगे तो चीज़ें और आसान होने वाली है। आइए दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक वैज्ञानिक है डोबेराइनर। डोबेराइनर ने क्या किया? त्रिक नियम दिया, ट्राइड रूल दिया। इन्होंने क्या किया? 3 ग्रुप बनाए। इस एक ग्रुप को त्रिक बोला। तो त्रिक कितने हो गए? 3। त्रिक क्यों बोला या ट्राइड क्यों बोला? क्योंकि एक ग्रुप में 3 तत्व थे। तो 3 में कितने हो गए? 9 तत्वों के बारे में इन्होंने बताया डोबेराइनर ने, इसलिए इसको ट्राइड रूल या त्रिक नियम भी कहते हैं। पहली बात तो दोस्तों डोबेराइनर बहुत लकी आदमी था। उन्होंने क्या किए? ऐसे ही 3 के 3 ग्रुप बना दिए और फिर बोले कि इस एक ग्रुप में आने वाले तत्वों के गुण समान होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के गुण समान, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के समान और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के गुण समान। मतलब एक त्रिक में जो तत्व आते हैं उनके गुण समान होते हैं। ये लाइन वो बोले। बाद में जब वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा तो वास्तव में ये बात सही थी। जबकि डोबेराइनर ने कोई भी प्रायोगिक तथ्य नहीं लिया था। सोचिए आप कितना लकी था। ऐसे ही 3 का ग्रुप बनाया, बाद में तीनों के गुण भी समान निकले। कोई प्रायोगिक तथ्य नहीं था। तो इस मॉडल की या इस नियम की सबसे बड़ी कमी ये भी थी कि एक तो 9 ही तत्वों के बारे में बताया और दूसरा इसके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो आइए इसके बारे में अपन बात करते हैं। क्या है डोबेराइनर? डोबेराइनर ने 3 त्रिक दिए और एक में 3, तो 3 में 9 तत्व। प्रत्येक त्रिक में जो तत्व आते हैं उनके गुण क्या होते हैं? समान। त्रिक में उपस्थित तत्व परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, जैसे लिथियम इससे ज़्यादा सोडियम का, उससे ज़्यादा पोटेशियम का। जैसे पोटेशियम का 39, इसका 23 और इसका 7 एटॉमिक मास। तो ये बढ़ते क्रम में है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी एक त्रिक में, ध्यान से सुने, अगर किसी एक त्रिक में उपस्थित पहले तत्व का द्रव्यमान उसी त्रिक में उपस्थित तीसरे तत्व के द्रव्यमान को जोड़कर, ये दोनों का द्रव्यमान है, उनको जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो किसका आ जाएगा? दूसरे तत्व का द्रव्यमान आ जाएगा। इसको लैंग्वेज में यूँ भी कह सकते हैं कि त्रिक में उपस्थित पहले और तीसरे तत्व का औसत द्रव्यमान, एवरेज मास किसके बराबर होता है? दूसरे वाले के। जैसे पहले वाले का कितना है? 7, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का कितना है? 39। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 46 और ये कितना आ गया? 23। तो सोडियम का कितना है? 23। पहले त्रिक में इसको पहला त्रिक बोलेंगे, ये दूसरा त्रिक है और ये तीसरा त्रिक है। पहले त्रिक में कौन कौन से तत्व है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरे त्रिक में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरे तत्व में क्लोरीन या तीसरे त्रिक में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
पहले वाले ट्राइड में ली नाक, किसकी नाक? ली की नाक। दूसरे ट्राइड में केसर बीए, एक लड़का है उसका नाम है केसर, कहाँ तक पढ़ा हुआ है? बीए, 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। और तीसरा है कल बाहर आई, रोज़ाना तो बाहर आती थी, कल फिर बाहर आई, तो तीसरे वाला कल बाहर आई। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, पहला त्रिक ली नाक, दूसरा केसर बीए और तीसरा कल बाहर आई। पहले त्रिक में उपस्थित तत्वों की संयोजकता क्या है? +1। दूसरे त्रिक में उपस्थित तत्वों की संयोजकता क्या है? +2। और तीसरे त्रिक में उपस्थित तत्वों की जो संयोजकता है वो क्या है? -1। संयोजकता या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था। देखो दोस्तों, मेरा जो पर्पज़ है डाबे-राइनर का त्रिक नियम यहाँ समझाना नहीं है। यहाँ पर मैं 1 से लेकर 20 तक या कुछ इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उनकी संयोजकता, उनके गुण और उससे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक यौगिक आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं इस तरीके से इन चीज़ों को बता रहा हूँ। साथ में अगर डाबे-राइनर का त्रिक नियम भी समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक बार फिर बात कर रहा हूँ, तत्व शब्द रॉबर्ट बॉयल ने, परिभाषा लेवोसियर ने और क्या क्या किया? डाबे-राइनर के त्रिक के फिर से 3 नियम। पहला, एक त्रिक में उपस्थित तत्वों के गुण समान और बढ़ते क्रम में परमाणु द्रव्यमान, पहले और तीसरे के द्रव्यमान को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो दूसरे का आ जाएगा। इसकी संयोजकता +1, इसकी +2 और इसकी क्या होगी? -1। इसी ट्रायड या त्रिक नियम को अगर अपन और कंपटीशन एग्जाम से रिलेट करके और कनेक्टिविटी के साथ पढ़ें तो कैसे रहेगा, आइए देखते हैं। तो डाबे-राइनर के त्रिक नियम से कनेक्टिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें करते हैं। दोस्तों, मेरा जो मेन तरीका है पढ़ाने का वास्तव में यही है, लेकिन अभी देखो चैनल पर आपको वीडियो डालना है, उसमें बहुत सारी बातें आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आए, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। डाबे-राइनर के त्रिक नियम में अपन ने क्या कनेक्टिविटी देखी थी कि देखो उनकी वैलेंसी याद कर लेंगे, संयोजकता तो आगे याद रहेगा, कौन क्षारीय धातु है, कौन क्षारीय मृदा धातु है, कौन हैलोजन है, इनसे भी आपको MCQ सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आइए दोस्तों बात करते हैं। डाबे-राइनर के 3 त्रिक थे, ये आपके सामने। सबसे पहले पहला त्रिक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इसका 11 और इसका 19, 39, 23 और 7। ली नाक मैंने आपको बोला था, तीनों की संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। अब आपको डाबे-राइनर का त्रिक याद करने के साथ साथ अगर लीनाक तीनों की +1 होती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको रिलेट करेगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। ये तीनों जो है वो क्षारीय मृदा धातु है, एल्केलाइन मेटल है। पहले ट्राइड के बारे में कनेक्टिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले त्रिक में जो धातुएं आती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातुएं हैं। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्रियाशीलता के आधार पर भी देखें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम, सोडियम और उसके बाद लिथियम। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज, धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति में जमाया जाता है, उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसमें तो सबसे सक्रिय पोटेशियम है, लेकिन एक एग्ज़ाम में पूछा गया कि इनमें से सबसे सक्रिय धातु, ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? तो दोस्तों आपको किस पर टिक करना है? सोडियम पर। क्यों? क्योंकि सोडियम को वायु में खुला रखने पर ये वायु से रिएक्ट करके भी आग पकड़ लेता है, इसलिए। वरना बुक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो पोटेशियम। फिर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब बुक्स में पोटेशियम लिखा हुआ है तो SSC के एग्ज़ाम में जब ये सवाल आया तो बहुत सारे बच्चों ने ये किया, लेकिन सही आंसर इसको माना गया। जनरल साइंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको सोडियम ही जाना है। वास्तव में बुक्स में जो लिखा हुआ है वो कौन है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम है।
लेकिन आपको अगर सोडियम है तो फिर उसके हिसाब से देखना है। तो सोडियम वायु में खुला रखने पर भी आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको किस में रखते हैं? केरोसिन में। क्रियाशीलता, तीनों को चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तीनों धातुएं मतलब नरम धातुएं हैं, कोमल धातुएं हैं। ज़्यादातर धातुएं ठोस है, लेकिन ये नरम है जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। अब पहली धातु के बारे में बात करते हैं, लिथियम। लिथियम के बारे में आप क्या जानते हैं ये सोचें। लिथियम बैटरी बनाने में यूज होता है, एक। दूसरा, लिथियम कार्बोनेट, अगर किसी व्यक्ति का थोड़े थोड़े टाइम में ही मूड स्विंग होता है तो मेंटल हेल्थ के लिए इस लिथियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टेबल करता है मूड स्विंग को, मूड के बदलने को। लिथियम के बारे में जानकारी। अब सोडियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सोडियम जो है वो भी मैंने आपको बोला वायु में खुला नहीं रखते, केरोसिन में रखा जाता है। 3 इसके यौगिक है, NaOH, Na2CO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले इसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इसकी पीएच सबसे ज़्यादा क्या होती है? 14, और हाईएस्ट पीएच भी कितनी होती है? 14 ही होती है। तो सबसे ज़्यादा पीएच किसकी? NaOH की, कास्टिक सोडा की। उसके बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु जोड़ दिए जाए तो वॉशिंग पाउडर या धोने का सोडा। किसी भी सूत्र के बाद में डॉट करके जल के अणु जितने भी जोड़े गए वही क्रिस्टलाइन जल है, क्रिस्टलाइन वाटर है। और वॉशिंग पाउडर में क्रिस्टलाइन वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 10। NaOH या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को मीठा सोडा, इसी को खाने का सोडा, इसी को बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। अगर स्टमक में एसिडिटी हो जाए तो एसिडिटी के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए NaHCO3 को एंटी एसिड या प्रति अम्ल भी कहते हैं। ये सोडियम से जुड़ी हुई बातें। अब कौन है? पोटेशियम। याद रखें दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम आयन ही नर्व सेल, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिकाओं में इम्पल्स या तंत्रिकीय आवेग का संचरण करते हैं। तंत्रिकीय कोशिकाओं में तंत्रिकीय आवेग के संचरण के लिए कौन जिम्मेदार है? सोडियम और पोटेशियम आयन। पोटेशियम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका यूज डिटर्जेंट और लिक्विड सोप बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया किसके बारे में? डोबे राइनर के पहले त्रिक लीना को जोड़कर एग्जाम में जो आते हैं सवाल, उनके बारे में बात की है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा त्रिक, जिसमें है केसर Ba, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, इसका 38 और इसका 56। दोस्तों, दूसरे त्रिक में जो तत्व आते हैं वो क्षारीय मृदा धातु है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? +2। और इनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। दोस्तों, कैल्शियम के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विकलाइम, अंग्रेजी में क्विकलाइम, हिंदी में बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा का मतलब है जलता हुआ चूना। अगर इसमें पानी डाल दें तो ये बुझ गया। तो ये जो फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बुझा हुआ चूना या लाइम वाटर। और इसी कैल्शियम से संबंधित है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को संगमरमर और मुर्गी या पक्षियों के अंडों का कवच भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। दोस्तों, यही कैल्शियम है जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायता करता है।
साथ में मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, पेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार आयन भी कौन सा है? कैल्शियम आयन। दूसरा स्ट्रोंशियम, इसके बारे में अपन बस थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अगर हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो उनके ट्रीटमेंट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्ट्रोंशियम। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियां कमज़ोर होना। दोस्तों नेक्स्ट है बेरियम। बेरियम सल्फेट जो है BaSO4, एक्सरे लेते समय जिस भी व्यक्ति का एक्सरे ले रहे हैं उसको इसका घोल बना के या पिलाया जाता है ताकि एक्सरे अच्छी तरीके से पूरी एलिमेंट्री कैनाल का या हार नाल का कहाँ पर ब्लॉक है, क्या है, सबको अच्छी तरीके से स्कैन किया जा सके। बेरियम कार्बोनेट चूहे मारने के काम में आता है, रेट पॉइजन कहते हैं इसको। ये दोस्तों अपन ने बात कर ली है दूसरा ट्रायड, दूसरा त्रिक। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा त्रिक जो है कल बाहर आई, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दोस्तों डोबे राइनर के त्रिक को मैंने किस लिए जोड़ा? आपको तत्वों के बारे में पता हो। फिर उसी डोबे राइनर से रिलेटेड एग्ज़ाम में एक भी बात ऐसी नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आई है। ज़बरदस्ती अपन चीज़ों को एक जगह नहीं ला रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। केमिस्ट्री को बायो से, बायो को केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री को फिजिक्स से आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखो कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप देखो, फिर आप एक तरीके से उदाहरण समझें। कल बाहर आई ये जो है तीसरा त्रिक, इनमें सबकी संयोजकता कितनी है? -1। ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं और याद रखें तीनों के तीनों अधातु है। दोस्तों जनरल साइंस में सपोज करें सवाल आया निम्न में से कौन अधातु है? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में आ गए। जिस बच्चे ने डोबे राइनर का त्रिक इस तरीके से नहीं देखा उसको पता करना मुश्किल है, या ये आइडिया होना चाहिए आवर्त सारणी, ये इधर धातु है, ये उपधातु है, ये अधातु है। लेकिन अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं 4 ऑप्शन देख के आपका दिमाग क्लियर कहें कि यही जवाब है। इसलिए कनेक्टिविटी ऑफ द कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट की कनेक्टिविटी, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यही HG और कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का काम है। पहला जो है वो है क्लोरीन। दोस्तों ये क्लोरीन हमारी लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन करता है। खाना चबा चबा के खाना चाहिए क्योंकि मुंह में लार में टाइलिन एंजाइम होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा और इस टाइलिन को सक्रिय करने का काम कौन करता है? क्लोराइड आयन। ब्रोमीन। दोस्तों जितनी भी अधातुएं हैं उनमें एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया? ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल। एकमात्र नॉन मेटल अधातु जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है क्या कहलाएगी? ब्रोमीन। लाल हरे रंग का होता है। दोस्तों केमिस्ट्री में 2 बातें आती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका एग्जाम्पल है मक्खन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसका एग्जाम्पल है तेल। वनस्पति तेल जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, और उसके बाद जो मक्खन है वो है किसका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। सैचुरेटेड या वनस्पति घी कह सकते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अब आप 1 गिलास में तेल ले लें, 1 गिलास में घी ले लें, वैसे तो अपन इसका वैसे ही पता लगा सकते हैं, लेकिन कौन असंतृप्त है कौन संतृप्त है इसका पता लगाया जाता है, इसकी जांच की जाती है ब्रोमीन जल से।
यहाँ तो अपन तेल और मक्खन ले रहे हैं जिसको अपन खाते हैं, तो वैसे ही पता लग जाएगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि पागल आदमी क्या क्या एक्सपेरिमेंट बता रहा है, ये तो चख के पता कर लेंगे कि तेल है कि मक्खन है। लेकिन और भी बहुत सारे यौगिक हैं, लेकिन इससे आपको चीज़ आसानी से समझ में आएगी। इस परख नली में आपने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रखा। ब्रोमीन जल का रंग पहले क्या होता था, लाल हरा, जैसे ही असंतृप्त में डालेंगे रंगहीन हो जाएगा। अगर कलर चेंज हुआ है तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त। अगर संतृप्त में डाला, जैसा रंग पहले है लाल हरा वैसा ही रहेगा, रंग नहीं बदलता, इसका मतलब कौन सा है, असंतृप्त। सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में संतृप्तता की जांच के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, आपका जवाब होगा दोस्तों ब्रोमीन। आखिरी आयोडीन के बारे में, जितनी भी धातुएं हैं, मेटल है, वो चमकती है, लश्चर इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकती है, एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जिसमें लश्चर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, चमकने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और उसका नाम क्या है, आयोडीन। एकमात्र अधातु जो चमकती है, जिसमें शाइन करने की प्रॉपर्टी है, वो कौन है, आयोडीन। दोस्तों आयोडीन से याद रखें, इस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ये आयोडीन तत्व ही थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये सूज जाती है, और इसी रोग को ग्वाइटर या गलगंड रोग कहते हैं। और इस थायराइड ग्लैंड के ग्वाइटर रोग के उपचार में इसी आयोडीन के एक समस्थानिक I131 का, ये आयोडीन का समस्थानिक है, आइसोटोप है, जिसका थायराइड के ग्वाइटर के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। आइसोटोप समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। और दोस्तों ये द्रव्यमान न्यूट्रॉन की वजह से अलग अलग है। समभारिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या डिफरेंट होती है। इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि डॉबे-राइनर के त्रिक नियम को अगर आप अपने कनेक्टिविटी करके पढ़ेंगे तो आपको कंपटीशन में क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। दोस्तों ये तरीका आप इस्तेमाल करें, चीज़ों को समझें, क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है। इस तरीके की कनेक्टिविटी आपके दिमाग में तभी आएगी या तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है फिर चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के पूरे वीडियो या जो भी ई लर्निंग के प्रोग्राम हैं उनको बड़े ध्यान से देखें। सारी मेहनत को अगर आप 1 घंटा पढ़ेंगे तो आपको पूरी कनेक्टिविटी का आइडिया भी लगेगा और चीज़ें आपने देखी भी है, इसलिए ध्यान से देखें और पढ़ें इनको। दोस्तों डॉबे-राइनर के त्रिक नियम के बाद, उसकी कनेक्टिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद अपन बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की। ऑक्टेट लॉ ऑफ न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक नियम। दोस्तों अष्टक का मतलब है 8, और संगीत में कितने स्वर होते हैं, 7, और 7 के बाद 8वां जो है वो वापस वही आ जाता है, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर वापस क्या आ जाता है, सा। इसी को संगीत के 7 स्वरों से कनेक्ट करके ही न्यूलैंड ने कहा कि पहला तत्व, फर्स्ट एलिमेंट, उसके 8वें तत्व के 8th एलिमेंट के समान प्रॉपर्टी या समान गुणधर्म रखता है। न्यूलैंड ने अपने नियम में इनर्ट गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैसों को शामिल नहीं किया गया। अक्रिय गैसों को शामिल नहीं किया गया। देखो अक्रिय गैसों को ही नोबल गैस, इन्हीं को उत्कृष्ट गैस या अंग्रेजी में इन्हीं को इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी इन्हीं को कहते हैं। तो इसने अक्रिय गैसों को शामिल नहीं किया। अब देखिए पहला कौन होता है, हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम है लेकिन अक्रिय गैस है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर 8वां किसके क्लास में, किसके वर्ग में आएगा, पहले के में, क्योंकि पहला और 8वां समान गुणधर्म। और आपको पता है ऐसे एक वर्ग में आने वाले तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, समान। तो देखो सोडियम के समान कौन है, लिथियम और ये पोटेशियम। मैग्नीशियम के समान कौन है, बेरिलियम और कैल्शियम।
बोरोन के समान कौन है, एल्यूमिनियम कार्बन के समान कौन है, सिलिकॉन नाइट्रोजन के समान कौन है, फॉस्फोरस। इस तरीके की चीज़ें भी आपको याद रहेगी न्यूलैंड के अष्टक नियम से। साथ में संयोजकता भी, इन सब की -1, हाइड्रोजन की +1 भी हो सकती है, ये सब +1। इससे एक बात और है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में डॉबे-राइनर का पहला त्रिक आता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में डॉबे-राइनर का कौन सा त्रिक आता है, पहला त्रिक आता है, ये देखिए। तो ये देखो लीनक, न्यूलैंड के अष्टक नियम में डॉबे-राइनर का कौन सा त्रिक आता है, पहला। तो अक्रिय गैसों को शामिल नहीं किया गया, ये ध्यान रखना है। संयोजकता भी देखो, कार्बन की याद हो रही है, सिलिकॉन की भी, नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस की और ऑक्सीजन के साथ सल्फर की। तो इससे और आसान होगा आपको एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी समानता और असमानता समझना। इसलिए मैंने आपको पहले 1 से 20 बताया, फिर उसके बाद डॉबे-राइनर, उसके बाद न्यूलैंड। इनकी कनेक्टिविटी को, उन 20 तत्वों को समझने में मदद की है, जो आपको पढ़ने में, समझने में और मदद करेंगे। ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। वैसे तो ये आगे तक भी है, लेकिन न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम 20 तक ही लागू होता है, आगे ये नियम फेल है, लेकिन यहाँ तक ये अप्लाई होता है और मैंने आपको वही बताया है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे मेंडलीप और लोथरमेयर एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन मेंडलीप ने थोड़ी चालाकी की और पहले पब्लिश कर दिए अपने रूल्स, और आज तक केमिस्ट्री में यही फेमस है। लोथरमेयर का नाम कम ही आता है। मेंडलीप का आवर्त नियम, पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीप, इसने अपनी आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट बताए, 63। पहला क्वेश्चन तो यही। तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान के, एटॉमिक मास के, आवर्ती फलन का मतलब है पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म, उनके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन होते हैं। इसने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटा। पहला देखो, मेंडलीप ने कितने तत्व, 63। नियम क्या है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आवर्ती फलन का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर के बाद वापस बदलना, जैसे यहाँ पर पहले के बाद 8वां वापस वैसा ही गुणधर्म आ जाए, तो पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन कहलाता है। मेंडलीप के वर्गीकरण का आधार क्या था, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीप की आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे, क्लास कितनी थी। देखो, आवर्त सारणी की खड़ी लाइनें वर्ग और आड़ी पड़ी लाइनें आवर्त या पीरियड कहलाती है। तो क्लास या वर्ग कितने थे, 8, और आवर्त कितने थे, 6। इनमें से पहले से लेकर 7वें तक का जो वर्ग है, जो क्लास है, वो 2 भागों में ए और बी, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, ऐसे 7th ए 7th बी तक, और 8वां 3 भागों में, और इस 8वें में संक्रमण श्रेणी के तत्व ही शामिल थे। ये था मेंडलीप के बारे में। इसके आवर्त सारणी में कितने वर्ग, कितने आवर्त, किस आधार पर, मेंडलीप का आवर्त नियम, कितने तत्व थे। ये दोस्तों, मेंडलीप के अचीवमेंट या उपलब्धियों में 2 बातें गिनी जाती है। मेंडलीप ने पहले अपने इसमें अक्रिय गैसों का कहीं भी यूज़ नहीं किया है। अब उसने बोल दिया कि 8 वर्ग होते हैं। बाद में अक्रिय गैसों को शून्य समूह नाम देकर, तो देखो वर्ग 8 ही रहे, बस गिनती शून्य से शुरू हो गई। तो अक्रिय गैसों को 0 ग्रुप में, शून्य समूह में रखा। दूसरा, मेंडलीप ने कुछ तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दी और भविष्यवाणी कर दी कि इस खाली जगह में ऐसी प्रॉपर्टी वाला तत्व आएगा। जैसे एक खाली जगह को नाम दिया एका बोरोन, मतलब इस खाली जगह में बोरोन जैसा, बोरोन के समान गुणधर्म वाला तत्व आएगा। दूसरी खाली जगह को एका एल्यूमिनियम, मतलब इस खाली जगह में एल्यूमिनियम के समान गुणधर्म वाला तत्व आएगा। तीसरी खाली जगह को एका सिलिकॉन, मतलब इस खाली जगह में सिलिकॉन के समान गुणधर्म वाला तत्व आएगा। बाद में सही भी हुआ, यहाँ पर स्कैंडियम आया, यहाँ पर गैलियम आया और यहाँ पर जर्मेनियम आया। Sc स्कैंडियम, Ga गैलियम और Ge जर्मेनियम। इसको याद रखने का तरीका ऐसे भी है, अलका, गायत्री, सीता और गीता,
इन चारों लड़कियों ने बीएससी तक पढ़ाई कर रखी है। एल्यूमिनियम एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम, एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम, एका बोरोन की जगह स्कैंडियम आया। तो ये दो उपलब्धियां, भविष्यवाणी और खाली जगह को क्या उपसर्ग एका प्रीफिक्स या उपसर्ग लगाकर जगह छोड़ दी। एका बोरोन की जगह स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम, एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आया। मेंडलीव की फिर भी ये सब बातें बताई, लेकिन कुछ कमियां रही। एक तो हाइड्रोजन की स्थिति। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को, ये देखिए, दो जगह रख दिया। एक तो क्षारीय धातुओं में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ, और दूसरा हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके साथ। तो एक पहली कमी तो मेंडलीव की ये थी कि वो हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं समझ पाया, नहीं समझा पाया। दूसरा ये था समस्थानिक या आइसोटॉप की स्थिति। देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो आधार था वो कौन था? परमाणु द्रव्यमान। कहने का मतलब ये है कि इस वर्ग में परमाणु वाला कोई तत्व है तो उसका अगर भार ज़्यादा है तो अगले वाले में, फिर ज़्यादा है तो अगले वाले में, क्योंकि आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में थी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। अब मेंडलीव ने अगर उसके नियम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के समस्थानिकों को देखिए। देखो, पहले प्रोटियम का द्रव्यमान 1 है तो यहाँ, अब ड्यूटेरियम का द्रव्यमान ज़्यादा है तो अगले में जाना चाहिए, ट्राइटियम का और 3 है तो अगले वाले में। मतलब एक ही तत्व के समस्थानिक अलग अलग वर्ग में चले जाएंगे अगर मेंडलीव के नियम का पालन करें। और दोस्तों, अगर अलग अलग वर्ग में चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। एक वर्ग में आने वाले तत्वों के गुण समान होते हैं और इस आधार पर तो समस्थानिक अलग अलग वर्ग में चले गए तो उनके गुण धर्म अलग अलग हो गए। जबकि एक ही तत्व के समस्थानिकों के आइसोटोप के फिजिकल, भौतिक, केमिकल, रासायनिक दोनों प्रॉपर्टी समान होती है तो फिर अलग अलग आना तो बेवकूफ़ी हो गई, तो समस्थानिकों की स्थिति भी समझा नहीं पाया। सबसे अच्छी और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, असंगत युग्म, अनऑर्डर्ड पेयर। मेंडलीव ने कहा कि आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 और कैल्शियम का कितना है? 40, लेकिन उससे पहले आर्गन के बाद पोटेशियम उसका 39। तो मेंडलीव के हिसाब से तो 18वें के पहले जब 40 आ गया तो अब 19 वाले में 40 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन जोड़ों को क्या कहते हैं? असंगत युग्म। इनको भी नहीं समझा पाया कि यार द्रव्यमान बढ़ने के बजाय कम क्यों हो गया। अनऑर्डर्ड पेयर या असंगत युग्म किसे कहते हैं? तत्वों का ऐसा जोड़ा, पेयर ऑफ एलिमेंट, जो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में नहीं हो। तत्वों का ऐसा जोड़ा जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में नहीं हो, क्या कहलाता है? असंगत युग्म या अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर में देखो, कोबाल्ट और निकिल को भी शामिल किया जाता है। देखो, कोबाल्ट और निकिल में पहले कोबाल्ट और फिर निकिल आएगा। द्रव्यमान बढ़ना चाहिए, लेकिन आप देखिए पीरियोडिक टेबल में तो आर्गन, पोटेशियम, उसके बाद ये अपने बात की कोबाल्ट और निकिल, टेल्यूरियम और आयोडीन, ये ऐसे तत्वों के जोड़े हैं जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में नहीं है, इसलिए इनको अनऑर्डर्ड पेयर या असंगत युग्म कहा जाता है। और इसके बारे में भी मेंडलीव कुछ नहीं बता पाया। दोस्तों, मैंने आपको डॉबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, इनको जोड़कर तत्वों के बारे में, परमाणु के बारे में और उनके गुणों से संबंधित बातें मैंने आपको बताई है। इनको अगर आप तरीके से समझेंगे तो केमिस्ट्री में आगे किसी भी वे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए दोस्तों, परमाणु जहाँ से शुरू किया उसको अगर आप तरीके से पढ़ लेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको आप ये समझेंगे कि यार ये बेसिक बातें मेंडलीव ने क्या बोला, ये तो याद रख लेंगे,
अगर आप एक बार इनको ढंग से पढ़ें तो आगे आसानी कैसे होगी यह आपको अगले वीडियो में आराम से पता लगेगी। तो दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त नियम के बाद अपन बात करते हैं आधुनिक आवर्त नियम, जिसको किसने दिया? हेनरी मोजले ने। क्या ले? मोजले। कौन सा नियम? आधुनिक आवर्त नियम। वहाँ पर दोस्तों मेंडलीव ने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। केवल भार की जगह क्रमांक नंबर या मास की जगह केवल नंबर कर दिया। उससे क्या हुआ दोस्तों, अगर आप मेंडलीव की आवर्त सारणी देखेंगे तो जो समस्थानिकों की स्थिति वो भी सोल्व हो गई, क्योंकि अब परमाणु क्रमांक के आधार पर देखेंगे तो समस्थानिक एक ही वर्ग में आएंगे और एक ही क्लास या वर्ग में आने वाले तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। वर्ग 0 और जोड़ दिया था अक्रिय गैसों को, तो 0 से लेकर 8 तक 9 वर्ग हो गए और आवर्त कितने हो गए? 7। इसी को दीर्घ स्वरूप किसने दिया? रैंग और वार्नर नामक वैज्ञानिक ने। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त, 18 क्लास और 7 पीरियड हो गए। और ये दीर्घ स्वरूप किस नियम पर आधारित? इलेक्ट्रॉन के विन्यास या नील्स बोर के इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधारित है। ये दीर्घ स्वरूप जो रैंग और वार्नर ने दिया, वास्तव में यही आधुनिक आवर्त सारणी है और इसका संबंध आधुनिक आवर्त नियम से है। इसमें चीज़ों को या तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इसमें 18 वर्ग है, 1 2 3 4 5 ये वर्ग है और 7 आवर्त है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है? पीरियड। और यहाँ से ये क्या है? क्लास या वर्ग या समूह या ग्रुप कह सकते हैं। तो 18 खड़ी लाइनें हैं और 7 आड़ी लाइनें हैं। ये है आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों आपको किसी भी बुक में भी मिलेगी। यहाँ बनाने के पीछे पर्पज़ ये है कि आपको समझ में आए कि चीज़ें को आपको या क्वेश्चंस किस वे में आएंगे, वो आप यहाँ ध्यान से देखें। पहले तो जो जनरल तरीका है याद करने का वो मैं बता देता हूँ। देखो 9 वर्ग थे, आपको पता है पहले से लेकर 7वें तक तो ए और बी, 8वां 3 में और फिर 0 समूह था। तो फर्स्ट ए और फर्स्ट सेकंड ए तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड ए से लेकर 7th ए तक, मतलब ए वाले तो ये हो गए। फर्स्ट बी और सेकंड बी यहाँ गया और थर्ड बी से लेकर 7th बी तक ये, तो ए और बी का जो ऑर्डर था वो तो इस हिसाब से एडजस्ट कर दिया। 8वें वाले के तीनों ये रहे जिसमें संक्रमण श्रेणी या ट्रांजिशन एलिमेंट आते थे, और 0 वाले को 18वां हो गया जिसमें अक्रिय गैस आती है। कहने का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम को ही रैंग और वार्नर ने इस तरीके से अरेंज किया और इस प्रकार की क्या बना दी? पीरियोडिक टेबल। और इसी को अपन पढ़ते हैं। तो पहला तो ए बी का मैंने आपको बता दिया, पहले से लेकर 7वें तक ए और बी, 8वां 3 में, और 0 वाले को 18वां ग्रुप या जिसमें किसको शामिल कर दिया? अक्रिय गैसों। ये हो गया। अब अपन देखते हैं दोस्तों पहले क्लास में, इसको याद रखने की ट्रिक हर जगह यही है, हलीना के रब से फरियाद। दूसरे को बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। कई लोग इसको बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। उसके बाद यहां देखिए बैंगन आलू गाजर इन थैला। काशी गए शंकर प्रभु। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिजी। ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी। इसको ऐसे भी, फिर कल ब्रह्मानंद इसमें अटकेगा। हरभजन नेहरा आगरकर कार्तिक 0 रन। या हीना नीना और करीना जीते रहना। ये इनको याद रखने का तरीका है, आपको बताया भी गया होगा।
लेकिन इनको याद रखे, आपको थोड़ी सी खुशी होगी कि ऐसा इंटरेस्टिंग है। बाकी क्वेश्चन इस तरीके से ना ही आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, इसको याद रखने से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। ये देखिए, अब इसको ऐसे, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको नी क्यों जरा, यारी जरा निभाओ मौत तक रुके रहो पड़ आग में कूद, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ये आवर्त सारणी को याद रखने का तरीका है। दोस्तों, फर्स्ट ए और सेकंड ए, इसमें जितने भी तत्व आते हैं वो एस ब्लॉक में हैं, और एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व आते हैं? 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS1 से लेकर 2। थर्ड बी से लेकर 7th बी, फिर 8th वाला और फर्स्ट ए फर्स्ट बी, जितने भी बी हैं और 8वां ग्रुप, ये सब किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। इसमें टोटल 40 तत्व है। तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N-1 D1 से लेकर 10 तक। ये 1-10 नहीं है, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो एस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ये याद रखना है। देखो दोस्तों, ये कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको डीपली में भी समझाऊंगा। लेकिन पहले जो जनरल एग्ज़ाम है, रीट सेकेंड लेवल साइंस, LDC पटवार, इस तरीके के एग्ज़ाम जो जनरल है, UPSC RPSC वाले में जो साइंस आती है, उसका जो लेवल है, उस तरीके से आपको इतना आइडिया होना चाहिए। बाकी जैसे आपको नीट के लिए प्रॉपर जाना है ना, IIT JEE के लिए जाना है, तो फिर आपको इससे डीप में भी बात करेंगे, और वो अपन एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको मिलेगा भी, सही बनाया हुआ भी है वीडियो तो। लेकिन अभी रीट वालों के लिए इतना आपको पहले सोचना है। देखो, ये फर्स्ट ए, सेकंड ए और फर्स्ट ए दोनों एस ब्लॉक में। टोटल कितने तत्व एस ब्लॉक में? 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 से लेकर 2। डी ब्लॉक में 40 इलेक्ट्रॉन, वर्ग 3 से लेकर, मतलब सारे के सारे बी, फर्स्ट बी से लेकर 7th बी और 8वां बी, और NS2 N-1 D से 1 से लेकर 10 तक। ये यहाँ पी में थर्ड ए से लेकर यहाँ लास्ट जो 0 ग्रुप है उसको भी शामिल किए गए हैं, 18वां वर्ग। और इसमें पी ब्लॉक में टोटल 30 तत्व पाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये है 57 लैंथेनम, और ये है एक्टेनम, इसको क्या कहेंगे? 89। अब 58 से लेकर 71 तक तत्व इसी क्लास में, इसी बॉक्स में मिलेंगे, और इनको क्या कहेंगे? लैंथेनाइड श्रेणी। इसमें टोटल कितने तत्व है? 14। आवर्त कौन सा है लैंथेनाइड का? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आवर्त छठा है। पीरियड और वर्ग क्लास कौन सा है? थर्ड बी। देखो, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों का वर्ग तो थर्ड बी है। लैंथेनाइड का 6 है और इस वाले का 7 है। दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो एफ ब्लॉक में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 28। इनको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, और डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। इनको संक्रमण तत्व, इनको आंतरिक संक्रमण तत्व। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N-1 D 0 से लेकर 1 तक, N-2 F 1 से लेकर 14 तक। लैंथेनाइड श्रेणी में भी 14 तत्व है और एक्टेनाइड श्रेणी में भी 14 तत्व है। इनको याद रखने के लिए देखो, सर पर नदी प्रेम समा यूं गदगद तब दिल होगा, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। सर पर नदी प्रेम समा यूं गदगद तब दिल होगा, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। एक्टेनाइड श्रेणी को याद करने का जो तरीका है, तगड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाइए मैडम नूडल्स लाइए। एक बार और, तगड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाइए मैडम नूडल्स लाइए।
58 से लेकर 71 तक, 90 से लेकर 103 तक। सेरियम से 58 से ल्यूटेशियम 71 तक, थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक। ये लैंथेनाइड और ये एक्टेनाइड। पूरी लैंथेनाइड श्रेणी और 90, 91 और 92 वाले तत्व बहुत रेयर पाए जाते हैं, इसलिए इनको दुर्बल मृदा धातुएं कहते हैं। यूरेनियम के बाद वाले तत्व मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट या अति भारी तत्व भी कहते हैं। ये दोस्तों एस, पी, डी और देखो पी ब्लॉक इधर रहा, 3rd ए से लेकर 0 ग्रुप तक। पी ब्लॉक में टोटल 30 और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 से लेकर 6 तक। ये आवर्त सारणी है, इससे रिलेटेड और भी बातें हैं, लेकिन अभी आपको कौन से तत्व कैसे याद रखने हैं। एक बात और याद रख लें दोस्तों, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और कभी कभी ATB। वैसे जनरली ये होता नहीं है। ये 7 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको उपधातुएं कहते हैं। इस सिड्डी नुमा संरचना से इधर जो आते हैं सभी धातुएं हैं, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़कर। और हाइड्रोजन को देखो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, अलग ही है, आवारा तत्व है। इससे इधर है वो अधातुएं हैं और जो इस सिड्डी में है वो उपधातुएं मेटेलॉइड्स है। इससे इधर तो एक और खास बात देखो, एस में सभी धातुएं हैं, एफ में ये सारी की सारी, क्योंकि यहाँ ही आएगी तो सब इधर ही है। एफ में भी सारी धातुएं, डी में भी सारी धातुएं, मतलब एस, पी, डी, एफ 4 ब्लॉक है, उसमें एस, डी और एफ में सब में मेटल है, सब में धातुएं हैं, सिवाय पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में देखो ये धातुएं भी है, अधातुएं भी है और उपधातुएं भी है। कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, उपधातु और अधातु तीनों पाई जाती है? पी ब्लॉक में। टोटल कितने तत्व है? 30। दोस्तों सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप याद रखें। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे काम में आएगा उस पर भी अपन बात करेंगे और डीप में जब बात करेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी बहुत अच्छा और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इस तरीके से सोचें, टोटल कितने वर्ग है? 18। आवर्त कितने हैं? 7। उपधातुएं कौन कौन सी है? एस ब्लॉक में कितने, पी ब्लॉक में कितने, डी ब्लॉक में कितने, एफ ब्लॉक में कितने, लेंथेनाइड श्रेणी में कितने, एक्टेनाइड में कितने, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। अति भारी तत्व ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट किसके बाद वाले तत्व है? दुर्बल मृदा धातुएं। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व 14 और 90, 91 और 92, 14 और 3, 17। ये सारे तत्व प्रकृति में बहुत दुर्लभ मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा धातुएं। लेंथेनाइड श्रेणी का वर्ग कौन सा है? 3rd बी। एक्टेनाइड का भी कौन सा है? 3rd बी। बाकी आवर्त दोनों का चेंजेज है। कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि इनको अलग क्यों किया गया, उसका भी रीज़न है दोस्तों। यहाँ देखिए 57 के बाद 72 आया और इसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन को ढंग से समझ में आएगा तो आप ये आराम से समझ जाएंगे कि एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को यहाँ एक ही वर्ग में या यूँ कह सकते एक ही जगह क्यों रखा गया। ये लेंथेनाइड पूरी श्रेणी यहाँ है, ये एक्टेनाइड यहाँ है, वो समझने के लिए अपन ने यहाँ लिखे हैं, वरना तो एक जगह पर ही कितने तत्व हो जाते, एक तो ये और 14 और। इसलिए 14 को बाहर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के नाम देकर लिख दिया गया है। इसको समझने का बढ़िया तरीका जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उस पर भी अपन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस चार्ट में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ उस पर आप फोकस करें, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन और कंपटीशन एग्जाम में जो MCQs है उनके 4 ऑप्शन देख के आप आराम से सोल्व कर पाएँ। दोस्तों S और P ब्लॉक से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियाँ हैं
एस ब्लॉक में टोटल तत्व 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 1 से लेकर 2 तक। फर्स्ट है, सेकंड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 0 या 18वें ग्रुप में जो हीलियम है वो हीलियम भी एस ब्लॉक का तत्व है। दोस्तों एक खास बात, आवर्त सारणी में आवर्त की शुरुआत क्षारीय मृदा धातु से और उस आवर्त का अंत अक्रिय गैस से होता है। बस पहला ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक का है और हीलियम भी एस ब्लॉक का है, वरना शुरुआत एस ब्लॉक से और अंत पी ब्लॉक से होती है। तो पहला वर्ग जिसका पहला और आखिरी 2 ही तत्व होते हैं और दोनों ही एस ब्लॉक के हैं। एस ब्लॉक के तत्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ओनली हीलियम है 0 ग्रुप का जो एस ब्लॉक का है। पहला आवर्त ही ऐसा है जिसमें प्रारंभ और अंत में एस ब्लॉक के तत्व है। गैसीय तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है और रेडियो एक्टिव तत्व 2 है, फ्रांसियम और रेडियम। दोस्तों प्रसामान्य या प्रतिनिधि तत्व ए उपवर्ग के तत्वों को फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जितने भी ए उपवर्ग के तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रसामान्य या प्रतिनिधि तत्व। पी ब्लॉक में 30 तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। धातु, उपधातु, अधातु, मैंने बोला एकमात्र ऐसा ब्लॉक जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों हो। गैसीय तत्वों की संख्या पी ब्लॉक में 9 है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडॉन। कुल रेडियो एक्टिव तत्व 4 है। बिस्मिथ, पोलोनियम, एटी और आरएन, जिसको क्या कह सकते हैं? रेडॉन। तो ये था एस और पी ब्लॉक से जुड़ी हुई बातें। आवर्त सारणी में और गहन अध्ययन अपन कर सकते हैं, लेकिन रीट सेकेंड लेवल एग्ज़ाम के लिए आवर्त सारणी की इतनी जानकारी सफिशिएंट है और ये जो सफिशिएंट जानकारी है इससे ही क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं। डीप में आपको पता है आवर्त सारणी पढ़ते रहिए, एक एक तत्व के बारे में जानकारी लेते रहिए, लेकिन जितना मैंने आपको बताया है रीट सेकेंड लेवल साइंस या एलडीसी, पटवार, जो जनरल साइंस के पेपर हैं, थोड़े बहुत रीट सेकंड लेवल को जनरल नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ा उसमें हाई लेवल है, लेकिन इतना सफिशिएंट है। नीट के लिए वीडियोस अलग है, उसमें आप आराम से देखेंगे तो एक एक जेड इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव जिसको अपन कहते हैं, सील्डिंग इफेक्ट, वो सारे इफेक्ट और किधर जाने पर त्रिज्या घटती है, बढ़ती है। अभी अपन जनरल बात कर सकते हैं। 3 चीज़ें, परमाणु त्रिज्या और एक है आयनन ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, और है विद्युत ऋणता। ये 3 बातें हैं। परमाणु त्रिज्या जो है वो क्या होगी? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। बाकी आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणता, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ये इतना सा आपको याद रखना है। देखो, इधर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बाकी विद्युत ऋणता और आयनन ऊर्जा दोनों इधर जाने पर बढ़ती है और इधर जाने पर घटती है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों बढ़ती है और परमाणु त्रिज्या घटती है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। दूसरा, आयनन ऊर्जा, किसी परमाणु के में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा। इनकी डीपली बातें भी है, लेकिन इतनी परिभाषा, कौन किधर बदलता है, एस और पी ब्लॉक के तत्व, कितने वर्ग है, कितने आवर्त हैं, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और उसके बाद उपधातुएं कौन कौन हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी थी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब अपन ने देखा
एक जनरल बात मैंने आपको बताई थी 1s2 2s2 2p6 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d आगे ऐसे चलते रहेंगे। अभी अपन बेसिक बातें कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ से देखें। एक वैज्ञानिक थे बाहु और ये आधे वाले बाहु थे बाहु का नियम। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा लोअर एनर्जी वाले उपकोष में जाएगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में। कोष के लिए लो चाहे उपकोष के लिए चाहे कक्षक के लिए। वैसे कक्षकों में जैसे P कक्षक है तो सबकी ऊर्जा समान है, लेकिन कोष और उपकोष के लिए इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा में लोअर एनर्जी वाली स्टेट में, उसके बाद हायर एनर्जी। अब ऊर्जा का पता कैसे लगेगा? N+L नियम द्वारा। N जो है वो है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सर क्वांटम संख्या तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर यहाँ कैसे? देखो ये बेस्ट तरीका है जिससे आपको चीज़ें समझ में आएगी। अभी देख लेंगे क्वांटम संख्या क्या है, लेकिन N जो है S P D F के लिए L का मान मैं आपको बता चुका हूँ। S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितना होता है 3। ये मैं अपन बात कर चुके हैं। N जो है किसी भी उपकोष में या सामने जो लिखा हुआ है ना संख्या, वही मुख्य क्वांटम संख्या है। अब N+L निकालते हैं। देखो अपने को थ्योरेटिकल चीज़ें लिखनी नहीं है एग्जाम में। 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शन में से आपको सही वाला चूज करना है। तो उस पर्पज से आप इस वे में देखें। यहाँ देखिए 3 संख्या है, N का मान 3। D के लिए L का मान कितना हो गया 2, N+L कितने हो गए 5। N 4 हो गए। S के लिए L का मान 0, 4, ये देखो 4 + 0 4 हो गया। अब ये नियम क्या कहता है कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में जाएगा, तो जिसके लिए N+L का मान कम है उसकी ऊर्जा कम है। तो देखो यहाँ पर N+L का मान कम इसका है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में, उसके बाद 3d में। इलेक्ट्रॉन का नहीं पूछ के यूं भी पूछ सकता है कि इन दोनों में से किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, तो N+L से बता देंगे। N+L इसके लिए 5 है तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, 4s की कम है, और 4s की कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाते हैं। अगला एग्जाम्पल 3d और 4p लिया है। देखो n का मान 3, d के लिए 2, n का मान 4, l के लिए जो है p का मान जो है कितना होगा 1। 4 और 1 5, इधर 3 2 5, दोनों का मान 5 आ गया। अब N+L अगर 5 आ गया, अब क्या करें? इस हिसाब से तो दोनों की ऊर्जा बराबर है। इस कंडीशन में पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे जिसके लिए n का मान कम हो, और जिसके लिए n का मान कम होगा उसके लिए ऊर्जा का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर 3d और 4p में कंपैरिजन करें तो पहले 3d में, उसके बाद 4p में। आप भाव ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले में, उसके बाद ज़्यादा ऊर्जा वाले में। कम और ज़्यादा ऊर्जा वाले का पता कैसे लगेगा? N+L नियम से। जिसके लिए N+L का मान ज़्यादा है उसकी ऊर्जा ज़्यादा है, जिसके लिए N+L का मान कम है उसकी ऊर्जा कम है। अब N+L का मान अगर सेम हो गया फिर क्या देखेंगे? तो यहाँ देखिए दोनों का मान 5 आ गया, तो फिर अपन ने देखा n का मान किस में कम है, जिसके लिए n का मान कम है उसकी ऊर्जा कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा उसके बाद अगले वाले में। तो वैसे भी 3d फिर किसके बाद जाएगा? 4p के बाद। अब देखिए एक और नियम है हुंड्स रूल या हुंड का नियम। इन्होंने क्या कहा, सपोज करें ये P उपकोष के कक्षक है और P में कितने कक्षक है आपको पता है 3, S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7 कक्षक होते हैं। कक्षकों का डबल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का आधा करेंगे तो कक्षक। देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P में कितने होते हैं 6, D में कितने होते हैं 10 और F में कितने होते हैं 14, और इनका आधा करेंगे तो कक्षकों की संख्या। हुंड ने क्या बताया कि सभी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले और उसके बाद युग्मन शुरू करेंगे। इसको समझने के लिए जैसे सपोज करो 2p4 ये भरना है
कहने का मतलब 2p वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक तरीका तो यह है कि 2 इसमें भर दें 2 इसमें भर दें, यह मैं आपको बता चुका हूं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों का चक्रण, दोनों का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर एक क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक तरीका तो ये है और ये तरीका गलत है। हुंड के नियम के अनुसार ये कहता है कि तीनों p कक्षकों की ऊर्जा समान है। सबसे पहले तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखो सब में, उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो फिर युग्मन प्रारंभ करो। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, 2 नहीं भरेंगे। पहले सब में अयुग्मित अयुग्मित अयुग्मित, उसके बाद युग्मन शुरू करेंगे। इसका अपवाद जो है वो 2 है। एक क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 24, दूसरा कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक होता है 29। क्रोमियम का अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो क्रोमियम चॉइस देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, यहाँ तक 20 हो गया और 3d4 होता है। अब इस हिसाब से 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे नहीं होके इस s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाता है, 4s1 3d5 होता है। ये सही है, ऊपर वाला गलत। ऐसा इसलिए कि अर्धपूरित आधे भरे, देखो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, 10 का आधा कितना है 5। अगर आधे भरे कक्षक है तो उनका स्थायित्व, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए एस से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया। और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, यह नहीं, याद रखना है। कॉपर का देखिए, कॉपर का 29 है तो यहाँ पर 9 हो जाता है, होना ये चाहिए, लेकिन ये नहीं होके कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। वहाँ पर आधे भरने की बात थी, यहाँ पर पूरा भरने की बात थी। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10। तो पूर्ण भरे कक्षकों का, आधे भरे कक्षकों का स्थायित्व का एग्जाम्पल है क्रोमियम और पूर्ण भरे कक्षकों के स्थायित्व का एग्जाम्पल है कॉपर। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल बना के बताई दी। ये देखिए, जैसे अगर आपको क्रोमियम का निकालना है तो 4s में 1 रहेगा और इसमें कितने आ जाएंगे डी में 5 ऐसे। अब डी में 5 आ गए। अगर आपको यही कॉपर के लिए बनाना है तो कॉपर में देखो 4s1 और डी वाले में कितने हो जाएंगे 10। तो ये किसके लिए हो गया अब कॉपर के लिए, क्योंकि पहले आपको क्या करना है सिंगल सिंगल, उसके बाद क्या करना है युग्मन करना है। हुंड का नियम, अब्बाउ का नियम, n+l और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले निम्न ऊर्जा स्तर में, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि आपने किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, आवर्त सारणी मैंने आपको अभी बताई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या पता लगा सकते हैं कि वो तत्व कौन से ग्रुप में है, कौन से समूह में है। ग्रुप का मतलब आपको पता है खड़ी लाइन, और कौन से आवर्त में है, कौन सी आड़ी लाइन में। 7 आवर्त होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ऐसा संभव है, इस बारे में बात करते हैं। देखो एफ वाले जो है वो तो नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में आ ही जाते हैं, उनका तो आप ग्रुप याद ही रख लें, 3rd बी में है। और आवर्त मैंने आपको बताया है कि लेंथेनाइड कौन से आवर्त में है और एक्टिनाइड कौन से आवर्त में है। यहाँ मैं एस, पी और डी ब्लॉक के बारे में बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार आपको सीधा लास्ट आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है वो दे रखा होता है। जैसे आपको 1s दे रखा है, तो ये जो पहले संख्या है जिसको अपन मुख्य क्वांटम संख्या कह रहे थे, n कह रहे थे, ये बताता है आवर्त को, तो आवर्त तो सीधा सीधा पता लग जाएगा। s बता रहा है ब्लॉक को, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो किसको बताएगा, क्लास को। जैसे किसी ने आपको बोला कि 4s2, इसका मतलब दोस्तों ये जो भी तत्व है, वैसे 4s2 का मतलब है 20 कैल्शियम। ये आखिरी लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है,
तो 4 चौथा तो आवर्त, चौथा पीरियड, और दूसरा क्या होगा, क्लास। तो एस ब्लॉक वाले तत्वों का पोजीशन निकालना, स्थान निकालना आसान है। बस अपवाद हीलियम है। 1 का मतलब पहला आवर्त, पहला पीरियड, यहाँ के हिसाब से दूसरा वर्ग होना चाहिए, लेकिन ये 18वें वर्ग में होती है, तो हीलियम इसके हिसाब से नहीं है। हीलियम को आपको याद रखना है, ये 18वें वर्ग में है और एस ब्लॉक का है। एकमात्र ऐसा तत्व एस ब्लॉक का जो 18वें में है, बाकी पहले और दूसरे में ही है। पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। आपको आखिरी इलेक्ट्रॉन के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे NS2NPX दिया। X को मैं 1 2 3 4 5 6 तक कुछ भी हो सकता है। अगर आपको आवर्त निकालना है तो ये N रहा, वही आवर्त होगा। वर्ग निकालना है पी ब्लॉक के लिए, देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में, तो इससे पहले जो S2 है 2 + X और उसमें क्या जोड़ दो, 10। एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। सपोज करें आपको 3s2 3p5 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया और बोला इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले तत्व की स्थिति बताइए, कौन से आवर्त में है और कौन से वर्ग में। ये मैंने आपको लिख दिया है कि 3s2 और 3p5 का मतलब है कि वो क्लोरीन है। ये समझने के लिए लिखा है ताकि आप आइडिया लगा सके। वैसे यहाँ से देख सकते हैं 2 2 4 ये 10 हो गए, 3s2 ये 12 और 3p5 12 और 5 17, और 17वें पे कौन आता है, क्लोरीन। अब इस क्लोरीन की पोजीशन कैसे निकालें, तो देखो आवर्त तो मैंने आपको बोला सीधा N आवर्त हो गया। पी ब्लॉक में है इसलिए पहले 2 और 5 कितने हो गए, 7, 7 में कितना जोड़ दो, 10 जोड़ दो। कौन से वर्ग कौन से क्लास में होगा, 17वें 17 क्लास में। ये देख लीजिए, पी ब्लॉक के बारे में आपको आइडिया लग गया। अब अगर अपन बात करें डी ब्लॉक की, तो वही NS2 और NDN लिखा है मैंने यहाँ पर। ये जो N होगा वो तो आवर्त होगा, और ऊपर जो N है उसको इस 2 से जोड़ देंगे, सीधा सीधा वर्ग आ जाएगा। यहाँ पर अगर P होता तो उसमें 10 और जोड़ना होता, D होता तो सीधा ही। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4s2 3d2। 4s2 तक का मतलब है 20 और 3d2 20 और 2 22। 22वें पे कौन, टाइटेनियम। आखिरी देखो आवर्त कौन सा है, ये 3, इसको नहीं सोचना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वर्ग। P और D वाले में उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें S कक्षक पूरे भरे हुए हैं, उनको जरूर ध्यान में रखना होता है, केवल आखिरी वाले से नहीं निकलेगा, S में तो सीधा ही हो जाएगा। जैसे सपोज करो क्रोमियम का यहाँ पर 3d4 हो जाता। क्रोमियम का आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन इसको देखते, 3d4 नहीं, दोनों को। आवर्त कौन से में होगा, पीरियड तीसरे में, और वर्ग कौन सा होगा क्रोमियम का, 4 और 2 कितने हो गए, छठे वर्ग में और तीसरे आवर्त में। अगर यही कॉपर का होता तो देख लीजिए, अगर यही कॉपर का होता तो बात करते हैं। अब दोस्तों 3d4 की जगह क्या आ जाता है, 3d5, तो भी टोटलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होने वाला। जैसे आपको लग रहा है सर आपने तो 3d कैलकुलेट कर दिया, 3d4 है, तो गलत पोजीशन आ जाएगी। वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, लेकिन 5 और 1 भी 6 होते हैं और 4 और 2 भी 6 होते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन में कोई गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो ये विन्यास गलत है, सही ये होना चाहिए। लेकिन आवर्त और वर्ग निकालते टाइम अपने को इसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दोनों को टोटल करना है। यहाँ एक रहेगा, इधर आ गया तो भी टोटल में वही जुड़ जाएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आइडिया है किसी भी तत्व के, तो पहले उसकी गिनती करके उसका नाम ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं भी पता है तो भी हम पोजीशन निकाल सकते हैं।
कि कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है। पूरी आवर्त सारणी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को पूरी आवर्त सारणी आती है, और अभी मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको। पूरी आवर्त सारणी वैसे भी समझ में आने वाली है, एक एक तत्व की पोजीशन आपके दिमाग में क्लियर होने वाली है। बस अपना अप्रोच मैथमेटिकल अप्रोच होगा, ऐसा रट्टा मारने वाला नहीं होगा। तो अभी आपको जितना बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखें। इन तीनों बातों को बड़े ध्यान से देखें। डी ब्लॉक में देखना है तो उससे आगे वाले का दोनों को टोटल करो तो वर्ग आ गया, और लास्ट वाला जो है वो आवर्त बताएगा। पी में भी ऐसा ही है, दोनों का टोटल करो ऊपर वालों का, बस उसमें 10 जोड़ना है और वो वर्ग या क्लास बताएगा, सीधा ये है ना आवर्त बताएगा। एस ब्लॉक में आपको केवल हीलियम का ध्यान रखना है, सीधा वो कौन से क्लास में है, 18वें क्लास में। क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान रखना है, कारण है आधे भरे और पूरे भरे कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। हुंड का नियम क्या है, N+L नियम से ऊर्जा का स्तर कैसे पता करेंगे, और पहले निम्न ऊर्जा स्तर में उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये किसने बताया, आफबाउ ने। तो ये बात थी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में, देखो एग्ज़ाम में दोस्तों अगर आप पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखें तो यहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब अपन इसके बाद बात करते हैं N, L, M, S, ये 4 क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण या स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाने वाली है। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का ज्ञात करने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, उनको क्वांटम संख्या कहते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम में ये भी सवाल आता है दोस्तों कि मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, कोश या कक्षा के बारे में। जैसे n का मान 1 तो k, 2 तो l, m 3 और n 4। कोश या कक्षा के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखो कक्षा की त्रिज्या निकालने के लिए भी n की ज़रूरत है, त्रिज्या से आकार का आइडिया लग जाएगा। कक्षा की ऊर्जा निकालने के लिए भी n की ज़रूरत है, और कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग निकालने के लिए भी किसकी ज़रूरत है, n या मुख्य क्वांटम संख्या की। तो आपसे कोई पूछे कोश की संख्या या कक्षा की संख्या किससे, मुख्य क्वांटम संख्या। त्रिज्या, ऊर्जा, कोणीय संवेग, जब n का पता लगेगा तो सबका अपने आप लग जाएगा। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं, और ये किसके बारे में, सब सेल के बारे में। ये सेल के बारे में, ये सब सेल के बारे में। उपकोष SPDF, इनके लिए L का मान 0, 1, 2, 3, 4। कुल इलेक्ट्रॉन पहले भी बता चुका हूँ 2, 2l+1, और L का मान रखेंगे तो 2, 6, 10 और 14, वैसे भी याद करवा दिया। इस उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसका आधा कक्षकों की संख्या, तो S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7। L के संभावित मान, ये बात जरूर ध्यान रखनी है, L का मान 0 से लेकर n-1 तक मुख्य क्वांटम संख्या से 1 कम होना जरूरी है, बराबर नहीं हो सकता। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को या ऑर्बिट को प्रदर्शित करती है, और कुल कक्षकों की संख्या m के कुल मान के बराबर होगा, और m का कुल मान l+L से 0 और -L तक। जैसे सपोज करें L का मान 1 है तो m के मान कितने होंगे, +1, 0, -1। L का मान 2 है तो m के मान कितने होंगे, माइनस से शुरू करें तो -2, -1, 0, +1, +2। L का मान 1 है तो m के मान कितने हो गए, 3, और L का मान 1 किसके लिए है, P के लिए। तो P में कक्षक भी कितने होते हैं, 6 के आधे 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आधा होता है ना कक्षक। L का मान 2 किसके लिए, D के लिए। तो उसके लिए देखो कक्षक कितने, 1, 2, 3, 4, 5, और वैसे भी आपको पता है S में एक कक्षक ऑर्बिट,
पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 होते हैं। तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किधर स्पिन कर रहा है? अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो माइनस हाफ। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बता के मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वांटम नंबर को आपको देखना कैसे है। देखो 4 नाम याद रखने, एन, एल, एम, एस याद रखने। पहली कोष के बारे में, दूसरी उपकोष के बारे में, तीसरी कक्षक या ऑर्बिट के बारे में, चौथी उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। कुल मिला के चारों क्वांटम संख्या ये बता रही है कि एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति क्या है। एग्जाम में क्या सवाल आते हैं, जैसे मैंने बिल्कुल आसान 3p1, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्वांटम संख्या देखो, ये जो संख्या है वो n, p के लिए l का मान 1, n का मान +1 से लेकर -1 कुछ भी हो सकता है। देखो -1, 0, +1 और स्पिन ±हाफ दोनों हो सकते हैं। अगर ये दे रखा हो तब भी आप ये भी निकाल सकते हैं। अगर ये दे भी रखा हो तब भी आप ये निकाल सकते हैं। देखो पहले वाले में है ये, दूसरे वाले कक्षक का 0 और तीसरे वाले का +1 मानना है। L का मान से आपको पता लग जाएगा P, N का मान ये और S ± उसका आइडिया लग जाएगा। ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन करेक्ट नहीं है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का मेन जो जिसको आप आत्मा कह सकते हैं, जो सवाल एग्जाम में जिससे आता है वो ये है। ऐसे सवाल जनरली हर एग्जाम में पूछे गए। देखो इससे हमें क्या शिक्षा मिली, यही कि n जितना है l उसका 1 कम होना चाहिए, 2 कम हो तो चलेगा, 1 तो कम से कम होना जरूरी है। और m का मान जो l के मान है उससे माइनस से लेकर प्लस तक, और s का मान ±हाफ। n का मान 3 है, l का मान 1 कम है और -2 से लेकर +2 तक आएंगे तो 0 भी आ सकता है, ये भी है, बिल्कुल सही है। n का मान 4 है, कम से कम इससे 1 कम होना चाहिए, 2 कम है, कोई बात नहीं, ये भी सही है और ये भी ठीक। n का मान 2 है और l का मान 2 है, गलत है। l का मान 1 कम होना ज़रूरी है। और m का मान -2 से +2 के बीच होना चाहिए, वो भी गलत है। ये वाला कथन गलत है। और ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, l का मान 1 कम है और -1 से लेकर +1 तक जाएंगे तो 0 भी और ये भी। मतलब ये तीनों सही कथन है और ये कथन क्या है, असत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी या तीसरे नंबर वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 3rd, वो गलत है। मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, इनके मान किसके लिए, किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए अगर क्वांटम संख्या दे रखी है तो उसकी स्थिति पता कर सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है तो उसकी क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में यही तरीके के सवाल आते हैं जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, एल का मान एन से कम होगा, एम का मान -l से लेकर +l तक और एस का मान ±हाफ कुछ भी हो सकता है। कक्षा के बारे में अगर कोई बताएगा तो त्रिज्या, ऊर्जा और कोणीय संवेग अपने आप हो गया। याद करो कक्षा की त्रिज्या n का मान बढ़ने पर बढ़ती है, ऊर्जा भी बढ़ती है। बस उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कम होता था। तो जब n का मान पता लगेगा तो इन तीनों का मान अपने आप पता लगेगा। सब सेल के बारे में, किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पहले भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों क्वांटम संख्या, पीरियोडिक टेबल में कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है, अगर उसका पता हो तो वो तत्व पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है। ये मैंने आपको सारी कॉन्सेप्चुअल बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है परमाणु से संबंधित वो मैंने आपको बता दी है। एस उपकोष की आकृति गोलाकार, पी की डंबलाकार और डी की डबल डंबलाकार होती है और एफ की कॉम्प्लेक्स या जटिल आकृति होती है। ये भी जनरल बात है। और डीप में मैंने आपको हर बार कहा है, रीट सेकंड लेवल साइंस तक आपको ये सफिशिएंट है। इसको आप ढंग से पढ़ें, इससे जुड़े क्वेश्चन सॉल्व करें।